आईपीसी भी शुरू की जा रही है, बता दिया जाए इसके बारे में। देखिए यूपीएफओ में आपका 35 क्वेश्चन आता है फ्री में, बता दिया जाए कितना महत्वपूर्ण है। यानी कि 100 में लास्ट 100 क्वेश्चन का रहता है, तो यूपीएफओ में 35 क्वेश्चन आईपीसी से आते हैं, 25 क्वेश्चन सीआरपीसी से और 25 एविडेंस से और 15 पुलिस एक्ट से। आपका यूपीएफओ में 100 में बंटवारा किया है। जो यूपी जे का रहता है प्री में लगभग 15 क्वेश्चन और मेंस में 50 नंबर का आईपीसी आएगी, 50 नंबर की मैं बता दूं। आपका बिहार एपीओ में आईपीसी 150 नंबर की आएगी मेंस में, यानी कि सीआरपीसी 150 नंबर, आईपीसी 150 नंबर, एविडेंस 150 नंबर और आपका माइनर 150 नंबर, यानी कि टोटल मिलाकर चारों 600 नंबर। ये 100 नंबर का 700 और इंग्लिश और हिंदी क्वालिफाइंग है, यानी कि आपका कह सकते हैं कि ये जो चारों पेपर हैं आपका बहुत महत्वपूर्ण बिहार एपीओ मेंस में रहने वाले हैं। और इसमें जो थोड़ा ऊपर रहेगा ये इसमें 5 क्वेश्चन कम भी रहेगा तो पूरा चांस रहेगा। तो चूंकि वर्तमान समय में जो एक छोटी छोटी बातें हैं जो कभी ना तो रेलवे में पढ़ाई जाती है ना ही कोई कंपटीशन वाला, जहाँ भी लोग पढ़ा रहे हैं कर जा रहे हैं, ज़्यादातर मैंने आलोचना नहीं की जा रही है। आपका 10 चैप्टर मुक्त लोग पढ़ा के 1 माह में ख़त्म कर दे रहे हैं। यहाँ जो पढ़ाया जाता है एक बारीकियाँ और एक जो छोटी छोटी कानून की बातें रहती है वो भी आपको पढ़ाया जाता है। इसीलिए यहाँ के लड़के तो फ्री में सबके ऊपर हैं, यानी एक बिहारी सबसे भारी। तो यहाँ के लड़के इस समय दिल्ली दौलताबाद को टक्कर दे रहे हैं, चाहे जे हो या एपीओ। और इसीलिए 1000 से अधिक लोग इस समय ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पुराने नहीं मिलाते। और खुशी की बात है कि और लोग बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं ऑनलाइन में। और आप लोग भी भाई जो जुड़ना चाहें ऑनलाइन में आपका बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन की फीस काफ़ी कम है, क्योंकि उनका भी नेट खत्म हो रहा है भाई। ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर रहता है भाई, आधा लगभग फीस रहती है। तो आपका देखिए आईपीसी देखा जाए, शुरू किया जाए पहले तो देखिए इसको हम कहते हैं इंडियन पेनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता या इंडियन पेनल कोड या भारतीय दंड विधान भी कई जगह लिखेगा उर्दू में ताजे रते ही, यानी कि उर्दू में हम क्या कहते हैं ताजे रते। जैसे फिल्मों में आप देखे होंगे तो कभी भी इंडियन पेनल कोड नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं ताजे रते हिंद की दफा 302 के तहत। यानी कि दफा मतलब सेक्शन और सेक्शन मतलब धारा। अगर कोई पूछे कि ये दफा किस चिड़िया का नाम है तो ये नहीं जो भी भूल जाइए, दफा मतलब क्या, सेक्शन, सेक्शन माने धारा। अब एकदम आपका आईपीसी की शुरुआत हम करते हैं आपका प्राचीन काल से, तब आपका तमाम एंगल से पढ़ना है। देखिए जो पहला लेक्चर रहता है और दूसरा लेक्चर आईपीसी में तो 2 लेक्चर लगेगा, वह सामान्य बातों में निकल जाता है जो कहीं ना तो दी गई है और न कहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ एकदम इस शुरुआती दौर से चलना है। एक हमें देखना है आपका प्राचीन काल का नियम, यानी कि प्राचीन काल में भारत में क्या व्यवस्था, दंड व्यवस्था। दूसरा जो हमें देखना है मिडिल एज, यानी कि मध्य युग आ जाना है। इसके बाद हमें आपका अंग्रेजों का शासन काल आ जाना है। और अंग्रेजों के बाद हम आज़ाद हो गए तो हमने अपना संविधान लागू कर दिया 26 जनवरी 1950। तो जो संविधान का अनुच्छेद आईपीसी में देखने पड़ेंगे उसको भी हम बताएंगे। और एक जो विवादित क्वेश्चन निकाला है बिहार आयोग ने जुडिशियल रिव्यू, उसको भी हम यहीं ऐड करेंगे, क्योंकि आईपीसी पढ़ाते समय वो अपने आप आ जाता है। और जुडिशियल रिव्यू तो देखिए आपका संविधान का कौन कौन सा अनुच्छेद इसमें पढ़ना है।
आपका एक अनुच्छेद 372 पढ़ना है। अगर लिख दिया जाए तब समझा गया कौन कौन ऐड करना है। इसके बाद अनुच्छेद 13 आपका 1 पढ़ना है। कौन सा अनुच्छेद 13 के क्लास कौन सा 1। इसके बाद आपका अनुच्छेद 13(3) बी पढ़ना है। यानी कि अनुच्छेद 13(3) का कौन सा क्लास पढ़ना है, बी पढ़ना है। इसके बाद आपका संविधान का जो पढ़ना है आर्टिकल 2 to 6 पढ़ना है और आर्टिकल 42 पढ़ना है। इसके बाद आपका शुरुआती दौर में आईपीसी की 3 धाराएं हम बताएंगे। एक 303 बताएंगे, दूसरा 497 और तीसरा कौन सा 377। यानी कि भूमिका में ये देखना है और भूमिका में ही आपको पढ़ना भी है। अब एक क्रम से चला जाए, माने ये आपका ग्राफ है जो भूमिका में ही बता दिया जाता है। और क्योंकि आपका बिहार ये में आईपीसी है नहीं, तो बिहार भाई कुछ बिहार के लोग आईपीसी थोड़ा कम पढ़ते थे, लेकिन एपीओ में हो गया तो अब क्या है ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब वहाँ भी एपीओ में हो गया और कई लोग परेशान थे कि सर आईपीसी पढ़ा दीजिए, आईपीसी फोन आ रहा था, इतना आईपीसी पढ़ाया गया कि पूरा का पूरा क्वेश्चन एकदम लेक्चर 24-60 में, और एक क्वेश्चन भी आईपीसी का बाहर नहीं गया था। रिकॉर्ड रहा इस बार भाई, आसान थोड़ा पूछा गया वो अलग बात है, लेकिन 60 मिनट में 1.5 माह में पूरा सब्जेक्ट खत्म करना आसान नहीं था। तो देखिए आपका प्राचीन काल से हम उठाते हैं। प्राचीन काल में जो क्रिमिनल लॉ था या दंड विधि थी उसके बारे में थोड़ा सोचिए। प्राचीन काल में जो आपराधिक प्रशासन चलाए जाते थे वह आपका धर्म ग्रंथों के अनुसार चलाए जाते थे। राजा न्याय का स्रोत माना जाता था। आज भी इंग्लैंड में सम्राट को फाउंटेन ऑफ जस्टिस या न्याय का फव्वारा या न्याय का स्रोत माना जाता। आज भी राजा ये माना जाता था। मैं बताया था भाई सर हेनरी मेन का ये वाला, इस सर हेनरी मेन कहते हैं कि प्राचीन काल में शुरुआत जो होती है थेमिस्ट से होता है। थेमिस्ट मतलब ये शब्द थेमिस से बना है और थेमिस रोम की देवी का नाम था और ये माना जाता था कि रोम की देवी राजा के जिह्वा पर बैठकर न्याय करती थी। यानी कि राजा जो भी बोलता था वो स्वयं के वाक्य नहीं थे बल्कि किसके थे, देवी जी के। तो उसी प्रकार आईपीसी में राजा सर्वे सर्वा था और राजा को धर्म ग्रंथों के अनुसार न्याय करने का पूरा हक था और राजा कार्यपालिका का भी प्रधान था, विधायिका का भी और न्यायपालिका का भी। वह दंड दे सकता था तो दंड को क्या कर सकता था, समाप्त। ये हम प्राचीन काल में बताएं। प्राचीन काल के बाद आइए आपका देखिए आपका प्राचीन काल में भी ये लिखा गया था। आपका वो तो रूल ऑफ लॉ भी बताया जाता है, लेकिन एक लाइन बता दिया जाए भूमिका कि विधि सर्वोपरि है, राजा विधि के ऊपर नहीं है। राजा भी कानून का पालन करने के लिए उतना ही बाध्य है जितना आम जनता। यानी कि कानून क्या है, लॉ की सर्वोच्चता जो डायसी आप लोग पढ़ते हैं रूल ऑफ लॉ में, यानी कि संविधान सर्वोच्च है, पीएम सीएम का पद नहीं और कोई भी व्यक्ति हमारे संविधान का वायलेशन नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कानून सर्वोच्च है, व्यक्ति नहीं। अगला देखिए भाई, इसके बाद आपका मध्यकाल आता है। मध्यकाल में जो आपराधिक प्रशासन था, अब मध्यकाल में आपका कह सकते हैं कि काजी साहब की नियुक्ति होने लगी, तमाम लोगों दीवान इत्यादि की होने लगी। छोटे मामले थाने से ही माने दीवान ही निपटा देते थे और बड़े मामले काजी साहब के पास जाते थे मध्यकाल में। और काजी आज जो काजी साहब का अधिकार है आज किसको दे दिया गया है,
बात तो काजी है नहीं, तो किसको दे दिया गया है? जिला जज को। पूछा भी, जो काजी साहब को जो अधिकारता थी मध्यकाल में, मुस्लिम काल में, आज वो अधिकारता कौन रखता है? जिला जज। तो काजी का मतलब हुआ कि न्यायाधीश, और काजी साहब मुस्लिम धर्म ग्रंथों के अनुसार न्याय करते थे, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये समस्या आई कि भाई हिंदू किससे शासित हो, मुस्लिम किससे शासित हो, तो आपका मुस्लिम विद से और हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार शासित होते थे, और इस अनुसार इनके प्रति न्याय किया जाने लगा। मुस्लिम विद में दंड का बहुत क्रूर रूप है, और अगर वह दंड दिया जाए तो बहुत भयानक होता है, और उसमें कि चोरी किया है तो हाथ काट लिया जाए, तमाम चीजें हैं, उतना हमें नहीं जानना है। मतलब कि दंड का जो स्वरूप है कठोर है, इसलिए कठोर रखा गया कि एक दृष्टांत समाज में पैदा किया जाए, ताकि जो भी आगे अपराधी हैं वो भय खाएं। यानी कि उदाहरण प्रस्तुत किया जाए, इलस्ट्रेशन प्रस्तुत किया जाए, नजीर प्रस्तुत किया जाए, दृष्टांत प्रस्तुत किया जाए, कि आगे आने वाली पीढ़ियां ऐसा अपराध न करें, इसलिए दंड दिया जाता था कठोर। जैसे कि उदाहरण के रूप में आपने फिल्म भी देखा होगा लैला मजनू, और उसमें पत्थर से मारा जाता है। क्यों? क्योंकि समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाए कि आगे जो भी प्रेम करेंगे उनका हश्र इसी चौराहे पर क्या होगा? पत्थर मार के स्वागत किया जाएगा। तो ये आपका अरब समाज में था। तो मध्यकाल में आपका शुद्ध रूप से आपका दो भागों में न्याय प्रशासन बट गया था। मुस्लिम विद से शासित होने लगे और हिंदू। इस बीच अंग्रेजों का शासन काल आया, और अंग्रेजों ने ये सोचा कि न तो हिंदू लॉ लागू किया जाए, न मुस्लिम लॉ, बल्कि आपराधिक मामलों में, क्रिमिनल मामलों में एक दंड संहिता यानी कि एक नया कानून बना दिया जाए, जो न तो मुस्लिम लॉ से अटैच हो और न किससे अटैच हो? हिंदू लॉ। यानी कि इंडियन पेनल कोड पूरी तरह एक नया कानून था, और जो न तो मुस्लिम लॉ से प्रेरित था और न किससे प्रेरित था? हिंदू लॉ। तो ये कानून आपका 1860 ईस्वी में बना। देखिए, निर्माण अलग चलेगा, अभी निर्माण कराइए। अभी निर्माण हम एक लेक्चर लेंगे कैसे ये बना और उसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आईपीसी के गुण देखने हैं, विशेषताएं देखनी है। आजकल ये भी क्वेश्चन बन रहा है भाई, आईपीसी की विशेषताएं क्या हैं? जैसे कि फिर आपका आईपीसी में प्रमुख संशोधनों का उल्लेख करिए, आईपीसी में महिलाओं के प्रति प्रावधान का उल्लेख करिए। ये नए मॉडल आपका झारखंड और तमाम राज्य बनाना शुरू कर दिए हैं, तो उस मॉडल को भी सतर्क होकर देखना है। लेकिन सबसे पहले आपका आईपीसी का निर्माण होता है 6 अक्टूबर 1860। ये कई बार जीएस में बना है कि आईपीसी कब निर्मित की गई, इंडियन पेनल कोड कब बनाया गया। अभी नाम पर भी हम चर्चा करेंगे, पहले कुछ सामान्य बातें हो जाए। यहीं से आपको सोचना शुरू करना है। याद रखिए, जो लोग नए हैं यहीं से सोचना शुरू भी करना है पढ़ते समय भाई, कि कैसे पढ़ा जाए कि जल्दी से जल्दी कंपटीशन लायक बन जाए। तो यहाँ से आप सोचिए कि 1860 ईस्वी में भारत में किसका शासन था? अंग्रेजों का। अर्थात इंडियन पेनल कोड या भारतीय दंड संहिता का निर्माण आपका भारत के लोगों ने नहीं किया, बल्कि किसने किया? अंग्रेजों। ये तो क्लियर हो गया ना। तो अब समस्या ये आई कि जब हम आज़ाद हो गए और हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया और उस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया, तो आखिर
जो पुराने कानून थे उनका क्या हुआ। अब ये समझना है, क्या वे समाप्त हो गए पुराने कानून जो अंग्रेज बनाकर चले गए थे, कि भारत में बने रहे। तो इसके लिए एक अनुच्छेद जिम्मेदार है संविधान का 372। कौन सा अनुच्छेद? अब 372 पर पहले चर्चा करिए, क्योंकि बिहार ऐसा भी इंटरव्यू में क्वेश्चन बन रहा है। 372 पर 2-3 क्वेश्चन और हम निकालेंगे कोरिलेट करके, लेकिन पहले आर्टिकल कौन सा देखना है? 372 मॉडल देखिए क्या बनता है भाई। संविधान पूर्व विधियों का भारत में इनफोर्स रहने, बने रहने या वर्तमान समय में लागू रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस, संवैधानिक आधार क्या है? तो बस एक अनुच्छेद मारेंगे, आर्टिकल 372। आर्टिकल 372 में ऐसा क्या कहा गया है कि सभी कानून अनुच्छेद 372 में आखिर कहा क्या गया है? अब इसको अच्छे से जानिए कि आर्टिकल 372 आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये सभी पुराने कानूनों को ये बता देता है कि भारत में भी कानून क्या रहेंगे, लागू, इसीलिए महत्वपूर्ण है। देखिए भाई आपका क्या कहा गया है। इस संविधान के लागू होने के पूर्व, तो अभी हमने बताया कि संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950। यानी कि जो हम नियम बता रहे हैं वह कब का काम करेगा, तो 26 जनवरी 1950 के पूर्व। किस तारीख को? 26 जनवरी 1950 के क्या? ध्यान से समझिएगा, 26 जनवरी 1950 के पूर्व भारत में जितने कानून लागू थे वे सभी कानून संविधान के लागू होने के बाद भी भारत में लागू रहे, जब तक कि आपका हमारी संविधान सभा या सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे रिपील या समाप्त या निरसित न कर दिया गया हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी संविधान सभा भी सक्षम थी कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को क्या कर दे, समाप्त कर दे, और सक्षम प्राधिकारी यानी कि हमारी विधायिका भी सक्षम है, जैसे कि संघ स्तर पर संसद और राज्य स्तर पर कौन, राज्य विधानमंडल, कि वह अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को क्या कर दे, निश्चित कर दे, समाप्त कर। यानी कि जब तक कि हमारी संविधान सभा या भारत की संसद या राज्य का मामला है तो राज्य विधानमंडल किसी कानून को जो 26 जनवरी 1950 के क्या था, पहले का था, जब तक कि इसे क्या न कर दिए हों, समाप्त, तब तक ये कानून भारत में क्या रहेगा, लागू। तो बस एक लाइन कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को वर्तमान में बने रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, तो एक ही अनुच्छेद बताइएगा, कौन सा? 372। तो आईपीसी पढ़ने का संवैधानिक आधार पूछ ले कोई तो क्या मारेंगे? 372। अब बता ले जाएंगे आप। आखिर अब ये आया कि क्या हमारी संविधान सभा ने कुछ कानूनों को निरसित किया जो अब भारत में लागू नहीं रहेंगे और जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था। तो जो संविधान का लास्ट आर्टिकल है, इस बार बिहार जेल में पूछा भी गया था, जो अंतिम अनुच्छेद है 395, 395 अनुच्छेद, अंतिम अनुच्छेद जो 395 है वह रिपील है, निरसित है। अनुच्छेद ही निरसित नहीं है। ये कई लोग उल्टा दिमाग चलाते हैं, तो लोग पूछे नए लोग ये तो निरसन लिखा है, इसका मतलब ये अनुच्छेद ही निरसित है। अनुच्छेद निरसित नहीं है, उस अनुच्छेद में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कुछ कानूनों को क्या किया गया है, निरसित।
ये न कह दीजिए कि अनुच्छेद ही समाप्त है। निरसन मतलब समाप्त। तो हमारी संविधान सभा ने किस अनुच्छेद के तहत अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कुछ कानूनों को निरसित किया, समाप्त किया, द एंड कर दिया, यानी कि वे कानून भारत में अब लागू नहीं रहेंगे। तो किस आर्टिकल के तहत? 395। अब देखिए 395 भाई, अनुच्छेद 395 के तहत दो कानूनों को हमारी संविधान सभा ने समाप्त कर दिया, अब भारत में लागू नहीं रहेंगे। कौन कौन कानून? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1905। तो कौन कौन कानून हमारी संविधान सभा ने ही समाप्त कर दिया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कौन सा? 1947। दूसरा कानून भारत शासन अधिनियम 1905, यानी कि 26 जनवरी से अब ये कानून भारत में लागू रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे। लेकिन एक कानून को अनुच्छेद 395 में संरक्षण भी दिया गया है, प्रोटेक्शन भी दिया गया है, और वहीं जाकर बिहार जेल ने अटैक किया। इतना अंदर तक कोई न पढ़ता है न पढ़ाता है, लेकिन भाई कंपटीशन में आज के लिए फालतू पूछा जा रहा है। प्रीवी काउंसिल जुडिक्शन एबोलिशन एक्ट 1949, यानी कि प्रीवी काउंसिल अधिकारिता उत्साधन में उन्मूलन होता है, समाप्त। अधिकारिता उत्साधन अधिनियम 1949 को समाप्त हमारे संविधान सभा ने नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल थी, उसको हम बताएंगे अलग से, जो इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल थी, पीसी थी, जो निर्णय वह दे चुकी है, आज भी वे निर्णय भारत में क्या रहेंगे? लागू। क्योंकि हमारे संविधान सभा ने उन निर्णयों को समाप्त नहीं किया। बस एक लाइन क्वेश्चन बनता है कि प्रीवी काउंसिल द्वारा दिए गए निर्णय भारत में आज भी लागू है। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, संवैधानिक आधार क्या है, तो आप क्या मारेंगे? अनुच्छेद कौन सा? 395, क्योंकि इसको समाप्त नहीं किया गया है। यही क्वेश्चन आपका बना। तो अब दो क्वेश्चन आ जाइए। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून भारत में बने रहने का संवैधानिक आधार पूछे तो 372, और प्रीवी काउंसिल का निर्णय पूछे तो 372 नहीं, कौन सा अनुच्छेद? 395। ये याद रखना। अब आइए फिर बैठो ये संविधान में, फिर आईपीसी देखा जाए। देखिए आपका अभी आईएएस में भी प्री में भी पूछा गया था, बिहार के इंटरव्यू में भी पूछा गया था भाई कि वाइड या शून्य या बातिल शब्द, उर्दू में बातिल कहते हैं, संविधान में कहाँ प्रयोग किया गया है? तो सबसे पहले हम उठाते हैं अनुच्छेद 13 का क्लाज कौन सा? 1। यहाँ से हम शुरुआत करिए। एक एंगल आपका हो गया संवैधानिक आधार आईपीसी पढ़ने का। आइए अनुच्छेद 13 का क्लाज 1 भी अच्छे से जानिए, खूब पूछा जा रहा है। पहला अनुच्छेद 13 में आपका जुडिशियल रिव्यू समाहित, न्यायिक पुनर्विलोकन समाहित। तो अगर ये पूछे कि जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन आपका किस अनुच्छेद से उत्पन्न होता है, तो वह उत्पन्न करता अनुच्छेद कौन है? आपका 30। अभी हम बताएंगे, जुडिशियल रिव्यू पहले बता दें, तब अनुच्छेद 13(1) बैक हुआ जाएगा। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये हुआ कि किसी भी कानून को अवैध या असंवैधानिक या शून्य घोषित करने की या नल एंड वाइड घोषित करने की न्यायालयों की शक्ति। यानी कि अगर किसी प्राधिकारी ने कोई कानून बना दिया है तो उस कानून को गलत ठहराना
या उस कानून को अवैध घोषित करना, शून्य घोषित करना, असंवैधानिक घोषित करना या नल एंड वाइड घोषित करना, ये न्यायालयों की जो शक्ति है, इसी को एक लाइन में हम क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू। भारत में दो न्यायालयों को जुडिशियल रिव्यू का हक है, अधिकार है। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत। अब बिहार का आ जाइए। बिहार आयोग ने यही क्वेश्चन आपका एमडीओ में पूछा कि न्यायिक पुनर्विलोकन की भारत में किसको शक्ति प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। वास्तव में हम क्या बताए? दोनों। इसका भाई साक्ष्य आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर, हाँ सर जैसे जजमेंट का पुनर्विलोकन है तो वो नहीं, निर्णय का पुनर्विलोकन है तो केवल सुप्रीम, वो अलग जाएगा, वो नहीं बताया जा रहा है। कहाँ जाएंगे लोग? तो यही था ना सर, निर्णय का पुनर्विलोकन है या कानून का पुनर्विलोकन है? देख लेंगे, अगर कानून का पुनर्विलोकन तो दोनों, अगर उसमें निर्णय कहीं इंग्लिश वर्जन हम भी देखें, जुडिशियल रिव्यू है, निर्णय नहीं, जजमेंट का नहीं, केवल जुडिशियल। देखिए तो एक बार क्वेश्चन लिए हैं भाई लोग, जिनका है तो भाई संदेहास्पद है, लोग लेकर घूम रहे हैं पूरा। देखिए तो एक बार पढ़िए भाई। The power of judicial review in India. ठीक है भाई, ठीक है, और निर्णय का नहीं, यही नियम है जो हम बता रहे हैं। वो देखिए, आपका अपने निर्णय का रिव्यू हम नहीं बता रहे हैं, वो अभी फंस जाएंगे, नए लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या बताएं, उसको जब थोड़ा नए लोग पढ़ लेंगे तब बताया जाएगा। बस ये जानिए कि अगर कोई कानून किसी कानून को अवैध घोषित करने की क्षमता जो न्यायालयों को होती है, उसी को एक लाइन में ये जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और ये शक्ति अमेरिका से ली गई है। मारवरी बनाम मेडिसिन के बाद में 1803 में अमेरिका के फेडरल कोर्ट ने इस शक्ति को उत्पन्न किया था, और भारत में इस शक्ति का उद्भव पूछे तो आर्टिकल 13 और प्रयोग पूछे तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत कौन है? एक उदाहरण में बता देना, तब सही रहेगा भाई। जैसे कि आपका यूपी गवर्नमेंट ने राज्यपाल के माध्यम से एक ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसमें कि आपका अंतरजातीय अंतरधार्मिक इत्यादि विवाहों को माने दंडनीय बनाया गया, और आपका उसको चैलेंज किया गया कानून को हाई कोर्ट में। कुछ लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मांग किए कि हजूर आप इन कानूनों की वैधता का परीक्षण करिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब हाई कोर्ट वैधता का परीक्षण कर रहा है तो एक बार हाई कोर्ट को अपना विचार प्रकट करने दीजिए, तब हम यहाँ आइए, तब हम करेंगे भाई। हाई कोर्ट को भी अपना विचार क्या करने दीजिए, इस पर प्रकट करने दीजिए। तो उसका उपाय मैं बता रहा हूँ क्या है कि हाई कोर्ट में जितनी याचिकाएं हैं इस विषय पर सब आपका विड्रा किया जाए, और कोई याचिका नहीं रहेगी तब आप, चूंकि मूल अधिकार का हनन है, तो डायरेक्ट अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तब सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा कि जाइए हाई कोर्ट से क्या करिए, निपटवाइए। तो सारे लोग, जितने लोग याचिका दायर किए हैं PIL इत्यादि, सब लोग यहाँ से क्या लें वापस, तब सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर सकता है। तो भाई अगर जुडिशियल रिव्यू का पावर या कानून को अवैध घोषित करने का पावर हाई कोर्ट को नहीं रहता तो ये मामला डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता। तो जो बिहार ने आंसर निकाला निश्चित रूप से बदला जाएगा, इसमें 1% भी शक नहीं है। केवल सुप्रीम कोर्ट माना है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को प्राप्त है भारत में जुडिशियल रिव्यू। आगे देखिए भाई, इसका ये बताया गया जुडिशियल रिव्यू। अब आइए अनुच्छेद 13 के क्लास 1 से हमें मुख्य मतलब है क्या कहता है। अनुच्छेद 13 का क्लास 1 संविधान पूर्व विधियों का वर्णन करता है। ध्यान से समझिएगा,
अगर 26 जनवरी 1950 के पहले का कोई कानून है, जैसे आईपीसी भाई 1860 से लागू है, और वह कानून जिस मात्रा तक हमारे मूल अधिकारों से विपरीत है, असंगत है, अगेंस्ट है, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट यानी कि अनुभाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और इधर आपका 26 जनवरी 1900 पहले से बने जितने कानून, अगर दोनों में क्या हो, 36 का आंकड़ा हो, टकराव हो, तो बताइए कौन सा कानून शून्य होगा? संविधान का मूल अधिकार शून्य होगा कि जो कानून अन्य है वे शून्य होंगे? तो किस मात्रा तक? पूरा किस मात्रा तक विरोध में? भाई मात्रा आ गया तो डाकिन आपसे बर्बेरिटी पृथक करणीयता का सिद्धांत आ गया, और उस मात्रा तक यही आईएएस में पॉइंट पूछा है, कंपेयर की भाषा कवर करनी है। उस मात्रा तक क्या होंगे? वाइड होंगे यानी कि बातिल होंगे, शून्य होंगे, अवैध होंगे, आपका वैध होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होंगे उस मात्रा तक? शून्य। अवैध अवैध न मारिएगा लीगल भाषा, या इसमें जीएस में भी आया था इसी बात 3 में। उस मात्रा तक वह बातिल, उर्दू में बातिल कहते हैं, इंग्लिश में वाइड और हिंदी में शून्य, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं। अब यही आपका दिमाग बैठाना है कि जो 26 जनवरी 1950 के पहले के कानून हैं, उनको हमारा संविधान एक स्पेशल नाम देता है, और अनुच्छेद 13(3) के क्लास बी में उसका नाम दिया गया है लॉ इन फोर्स। लॉ इन फोर्स का मतलब विद्यमान विधि। ये इंटरव्यू में पूछा गया है पीजे में कि विद्यमान विधि किसे कहा जाता है, तो दिमाग अस्थिर करके जो कानून किस तारीख से पहले भारत में लागू थे, 26 जनवरी 1950 के पहले, और आज भी भारत में क्या है लागू, जैसे आईपीसी। तो इस आईपीसी कैसी विधि है पूछा जाए तो ये लॉ इन फोर्स है, यानी कि विद्यमान विधि। इसको हम क्या कहेंगे? विद्यमान विधि। अगला आइए, अब ये देखना है अनुच्छेद 13(1) को फिर उठाना है। अनुच्छेद 13(1) ये बताता है कि अगर 26 जनवरी 1950 के पहले कोई कानून बना और वह कानून हमारे मूल अधिकारों से असंगत है, तो असंगतता की मात्रा तक वह कानून वाइड होगा, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं। तो अब समस्या ये आई कि आईपीसी भी तो इसी कैटेगरी में आती हैं। आईपीसी भी तो 26 जनवरी 1950 के पहले ही बनी है, अर्थात अगर आईपीसी का कोई प्रावधान, कोई सेक्शन, कोई धारा या धारा की कुछ बातें किससे टकरा रही हो, हमारे फंडामेंटल राइट से, तो वह सेक्शन अगर पूरा टकराव है तो पूरा, और आधा टकराव है तो आधा, क्या होगा उस मात्रा तक? शून्य। तो क्या आईपीसी ने, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कौन कौन सी धाराएं हमारे मूल अधिकारों के विपरीत हैं, तो तुरंत 3 धाराएं चलनी हैं, 303, 497 पूरी तरह विपरीत है, तो ये शून्य घोषित हो गई, और 377 ये आधा ही शून्य है, यानी कि मात्रा तक मतलब क्या? कुछ हिस्सा। तो 377 का कुछ हिस्सा वैध और कुछ हिस्सा क्या? अवैध। लेकिन वैध अवैध लीगल भाषा नहीं है। कुछ हिस्सा शून्य घोषित किया गया है और कुछ हिस्सा वैध। ये सही रहेगा कानूनी भाषा में बताया जाए, तो लोग वैध अवैध मारकर आ जाए, क्योंकि जो संविधान लिखता है लीगल भाषा में उस मात्रा तक क्या? शून्य। अब एक धारा और है, और वह आपका 309 है, जिस पर कि बिहार भी क्वेश्चन बनाया था प्री में भी, यानी कि 309 पर विवाद उत्पन्न हुआ था
लेकिन वह विवाद शांत हो गया तो 309 बताना है और 4-5 केस बताना है। फिर आपका 303 बताना है। 303 पर केस याद रखिएगा मिष्टू सिंह का, और 497 377 भी को पूछा जाता है। 497 पर कौन सा केस, जोसेफ साइन और नवतेज सिंह जौहर का केस 307। तो जब कल क्लास चलेगा तो आपका देखिए कौन कौन धारा पहले निकाली जाएगी शॉर्टकट में। 309 पढ़कर आइएगा, मैं बता भी दे रहा हूँ। इसके बाद 303 IPC, क्योंकि बहता बहता एक निकाल दिया जाए। इसके बाद 497 और इसके बाद कौन सी धारा 370। कम से कम इतना पढ़ कर आइए और आपका 6-7 केस हम बताएंगे लिखवा देंगे। उसके बाद से आपका और चीजें इतिहास कल मैंने ये बता के, और IPC का पूरा इतिहास कल क्या करना है निर्माण करा देना, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये भूखा भाई समाप्त नहीं, कम से कम 2 दिन लगता है भूखा। तो कल क्लास चलेगा भाई आपका। कल वही APU का क्लास जो लोग पढ़ते हैं 11 बजे आए भाई।